नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, समय हो चुका है स्पेशल सेशन का और आज के सेशन में क्या रहने वाला है खास। आज के सेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है सभी लोगों का दिल खोल के इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। सेशन का हर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों रहने वाला इंपॉर्टेंट। सेशन के हर क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं नॉट सेट स्पेसिफिक चीज़ों की। हम बात करने वाले इस एग्जाम ओरिएंटेड कुछ खास और कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस मज़ेदार सेशन की। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में जो लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, हमने एक बहुत ही इजी प्रश्न आपको वहाँ पे पूछा लास्ट सेशन में, लास्ट क्वेश्चन के रूप में, और वहीं से आज के सेशन की मैं शुरुआत करूँगा। और वो इजी क्वेश्चन क्या था कि एक मरीज है जिसका आर्टेरियल ब्लड गैस रिजल्ट वो है pH 7.16, CO2 80, ऑक्सीजन 46 और बाइकार्बोनेट 24। ये चार बातें हमने यहाँ पे लिखी। मरीज है और उसका ABG है 7.16 इज pH, CO2 इज 80, ऑक्सीजन इज 46 एंड बाइकार्बोनेट इज 24। सैचुरेशन 81 है। ABG का ये रिजल्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी कंडीशन है। पहला है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। चार बातें यहाँ पे लिखी हुई है। स्वागत रहेगा सभी लोगों का, पूरे उत्साह से जवाब देना है। अमित, राजेश, आयुषी, राज लक्ष्मी, सरिता, नरेंद्र, रूबीना, देवराज, हिरल, धीरज राजपूत, सत्येंद्र जैन, सैन, अविरल, चित्रलेखा साहू, दृष्टि, सुनीता। वेरी गुड। तो सभी को जवाब देना है। बहुत इजी सवाल है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे pH आप देखो, pH वो है 7.16। इसका मतलब ये एसिडिक है। pH कैसा है यहाँ पे, एसिडिक है। उसके बाद में मैंने बोला कि मरीज जो है उसका CO2 जो है PaCO2 यह आपका 80 mm ऑफ Hg है, 80 mm ऑफ Hg है। और ये जो 80 mm ऑफ Hg PaCO2 है, ये आपका मतलब pH कितना हो गया 7.16, ये तो एसिडिक हो गया। CO2 80 है और ऑक्सीजन बाइकार्बोनेट, तीन बातें हम देखते हैं। तो बाइकार्बोनेट 24 है। तो आप इन दोनों में देखो pH बहुत ज़्यादा कम है, मतलब बहुत ज़्यादा कम है, और CO2 जो है वो बढ़ा हुआ है, बहुत बढ़ा हुआ है ना, और बाइकार्बोनेट नॉर्मल है। अगर मैं इस सिचुएशन को देखूं तो वहाँ पे एक बहुत बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया, और ये बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट है कि मरीज जो है उसके अंदर रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक दो तरह के प्रॉब्लम रहते हैं, एक सिमिलर और एक ऑपोजिट। रोम वर्ड से हम इसको डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं, ROM और E। इसमें R है रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी जो है वो ऑपोजिट है, और मेटाबॉलिक जो है मेटाबॉलिक वो मेटाबॉलिक हमेशा इक्वल है। रेस्पिरेटरी को लिखा है ऑपोजिट, मेटाबॉलिक को लिखा हुआ है इक्वल। रेस्पिरेटरी ऑपोजिट का मतलब क्या है कि जब रेस्पिरेटरी कंडीशन होगी तो pH और PaCO2 आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। अगर कंडीशन रेस्पिरेटरी होती है तो हम पढ़ते हैं कि pH जो है वो कम है तो PaCO2 जो है वो बढ़ा हुआ है, और pH अगर ज़्यादा है तो PaCO2 हमेशा क्या होगा, कम होगा। हमारा इसी तरह का पिक्चर आ रहा है, pH कम है और PaCO2 बढ़ा हुआ है, तो बात रेस्पिरेटरी ही है, मेटाबॉलिक तो नहीं है, बात रेस्पिरेटरी ही है। और ये पिक्चर इंडिकेट करता है कि एसिडिक रेस्पिरेटरी है। ये पिक्चर तो इंडिकेट क्या कर रहा है कि रेस्पिरेटरी एसिडिक कंडीशन है, इसको हम बोल दिया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसका उल्टा पिक्चर अगर मैं मेटाबॉलिक की बात करता तो pH और बाइकार्बोनेट एक दूसरे के साथ ही बढ़ते हैं और साथ ही घटते हैं, सेम डायरेक्शन में रहते हैं। हमने यहाँ पे बोला मेटाबॉलिक इक्वल होता है। इक्वल का मतलब अगर pH कम होगा तो बाइकार्बोनेट भी कम होंगे, pH ज़्यादा होगा तो बाइकार्बोनेट भी ज़्यादा होगा। ये इक्वलिटी के साथ में बढ़ते हैं, है ना। ये जो मेटाबॉलिक कंडीशन होती है ये इक्वलिटी से बढ़ती है कि अगर pH जो है वो आपका कम है तो PaCO2 जो है वो भी आपका कम होगा, सॉरी PaCO2 नहीं, बाइकार्बोनेट भी आपका कम होगा, और pH आपका अगर ज़्यादा है तो बाइकार्बोनेट भी आपके क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ये इक्वल अमाउंट में बढ़ता है। तो रेस्पिरेटरी तो सेम अमाउंट में ऊपर नीचे होता है, और ये
इक्वलिटी के साथ में होता है। पीएच कम बाइकार्बोनेट कम, पीएच ज्यादा बाइकार्बोनेट ज्यादा, सेम सेम डायरेक्शन में बढ़ते करते हैं। ये दो बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं एसिडोसिस और एल्कलोसिस वाली सिचुएशन में, याद रह जाएगा। एक सवाल पक्का आता है इसका, तो आप जब मेंस के एग्जाम को अप्रोच करेंगे तो आपको एबीजी यानी कि एसिड बेस इंबैलेंस कौन सा है कौन सा नहीं है, पिक्चर को देख के आपको क्या लगता है, मरीज का कोई एक कंडीशन एक सिनेरियो दे देते हैं, इमरजेंसी में मरीज आया, खूब सारा नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, कौन सा होने की रिस्क है, मरीज को डायरिया हो रहा है क्या होगा, मरीज को जो है वहां पे डायबिटिक्स दे रखा है क्या होगा, मरीज हाइपर वेंटिलेट हो रहा है क्या होगा, मतलब कोई ना कोई एक सिचुएशन दे दिया और सिचुएशन को बना के आपसे एक एसिड बेस इंबैलेंस को पूछ लिया। तो आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई पीएच कम हो रहा है, CO2 कम हो रहा है, बाइकार्बोनेट कम हो रहा है, क्या हो रहा है, और उस तरीके से आपको एसिड बेस इंबैलेंस को डिसाइड करना है। समटाइम इसमें तीन जो कंडीशन होती है, अनकंपनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड और फुली कंपनसेटेड, ऐसा भी पूछा जाता है। जैसे अभी ये रिसेंट सिनेरियो है, ये क्या है, अनकंपनसेटेड है, पार्शियली कंपनसेटेड है या फुली कंपनसेटेड है। ये जो अभी वाली एबीजी दी हुई है और ये सिचुएशन बनी है, ये क्या है, अनकंपनसेटेड है, पार्शियली कंपनसेटेड है या फुली कंपनसेटेड है। इस सिनेरियो की हम बात करें तो ये क्या है बताओ, अभी जो ये सिनेरियो बना है तो इसका क्या मीनिंग है, याद रखना। ये जो अभी सिनेरियो बना है इसकी क्या मीनिंग है उसकी हम बात करें तो जैसे पीएच है वो कम है, बाइकार्बोनेट जो है वो ज़्यादा है, और PO2 जो है ऑक्सीजन वो आपकी मतलब सॉरी PCO2 जो है वो बढ़ा हुआ है और बाइकार्बोनेट जो है वो नॉर्मल है। तो जब दो, याद रखना, दो चीज़ें अब नॉर्मल है और एक चीज़ नॉर्मल है, तब सिचुएशन हमेशा नहीं, पार्शियल नहीं कहते उसको, अनकंपनसेटेड कहते हैं। ये जो सिचुएशन है ना इसको हम अनकंपनसेटेड कहते हैं। क्या बोलते हैं, जब दो तो है अबनॉर्मल, जिसमें पीएच अबनॉर्मल है स्पेशली, और इन दोनों रीडिंग में से कोई एक अबनॉर्मल है, मतलब पीएच तो अबनॉर्मल होगा ही होगा, और इन दोनों में से कोई एक अबनॉर्मल है और एक नॉर्मल है, मतलब अबनॉर्मल नहीं है, तो उस केस के अंदर इसको बोलते हैं हम अनकंपनसेटेड। ये सिचुएशन तो कैसे होगी, अनकंपनसेटेड, ये सिचुएशन तो बन गई अनकंपनसेटेड। नाउ दूसरा सिचुएशन क्या बनता है, दूसरा सिचुएशन बनता है कि पीएच जो है वो तो आपकी कम है, PCO2 जो है वो आपकी कम है, बढ़ी हुई है, और इस पीएच को बढ़ाने के लिए बाइकार्बोनेट, क्योंकि बाइकार्बोनेट ही एल्कलोसिस करा सकता है, तो HCO3 जो है HCO3 जो है वो अपने नंबर को बढ़ा रहा है। तो ये अबनॉर्मल है, एसिडिक है, CO2 बढ़ा हुआ है और बाइकार्बोनेट भी अपने नंबर को बढ़ा रहा है, जबकि नॉर्मली ये होता है कि पीएच कम होती है तो बाइकार्बोनेट कम होता है, लेकिन वो बढ़ा रहा है। इसका मतलब बाइकार्बोनेट ने अपने नंबर को इसलिए बढ़ाया क्योंकि वो इस एसिडोसिस को एल्कलोसिस करना चाहता है और वो एल्कलाइन है। अगर इस तरीके से तीनों ही रिपोर्ट जो है वो अबनॉर्मल हो तब इसको बोलते हैं पार्शियली कंपनसेटेड। क्या बोलते हैं, पार्शियल कंपनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड। समझ में आई इतनी बात। पहली बात क्या हो गई, पीएच कम, CO2 ज्यादा और बाइकार्बोनेट नॉर्मल, तब तो इसको बोलते हैं अनकंपनसेटेड। ये पहला सिचुएशन बना अनकंपनसेटेड। दूसरा सिचुएशन बना पीएच जो है वो आपका कम है, CO2 ज्यादा है और बाइकार्बोनेट भी ज्यादा है, ये है पार्शियली कंपनसेशन, ठीक है। और तीसरा जो है प्यारे दोस्तों थर्ड जो है शिल्पा, तीसरा सिचुएशन कौन सा बताओ, थर्ड सिचुएशन ये वाला। इसमें क्या हो गया, पीएच जो है आपका वो हो गया आपका नॉर्मल, पीएच क्या हो गया नॉर्मल, PCO2 क्या हो गया बढ़ा हुआ, और बाइकार्बोनेट क्या हो गया, बाइकार्बोनेट ये बढ़ा हुआ। तो पीएच है नॉर्मल, PCO2 बढ़ा हुआ है, बाइकार्बोनेट ने इतना बढ़ा, बाइकार्बोनेट इतना बढ़ा कि बाइकार्बोनेट उसको लाके नॉर्मल कर दिया, किसको, पीएच को, क्योंकि नॉर्मल पीएच को ही करना था, तो पीएच को नॉर्मल कर दिया। CO2 अभी भी बढ़ा हुआ है और ये दो रीडिंग अब नॉर्मल है, याद रखना। ये जो दो रीडिंग है, ये दो रीडिंग तो है अब नॉर्मल, और पीएच क्या हो गया नॉर्मल। इस सिचुएशन को हमने क्या बोला, कंपनसेटेड, फुली कंपनसेटेड, फुली
कंपनसेटेड। तीनों बातें समझ में आई आपको? नॉर्मली तीनों क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं। मैंने एक केस बनाया यहाँ पे, और पहला केस क्या बनाया मैंने? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बनाया। इस पहले केस में मैंने आपके सामने क्या रखा? मैंने रखा कि पीएच कम है, CO2 ज्यादा है और बाइकार्बोनेट नॉर्मल है। तब इस सिचुएशन को हमने क्या नाम दिया? अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सिचुएशन क्या बनी? अनकंपनसेटेड। और कैसी सिचुएशन है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या बोला हमने इसको? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, लेकिन ये अनकंपनसेटेड है। फिर मैंने बोला दूसरे सिचुएशन में पीएच कम है, CO2 ज्यादा है और बाइकार्बोनेट ज्यादा है, तो ये क्या बना? ये बना पार्शियली कंपनसेटेड, क्योंकि तीनों ही रीडिंग अब नॉर्मल है। और तीसरे में मैंने क्या किया? पीएच नॉर्मल कर दिया, बाकी दो रीडिंग अब नॉर्मल है। इसको मैं बोलता हूं फुली कंपनसेटेड एसिडोसिस और अल्कोलोसिस, समथिंग लाइक दैट, लेकिन है फुली कंपनसेटेड। तो ये तीन सिचुएशन आपको साइमल्टेनियस याद रखनी है। सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 3। क्लियर है? दिमाग में एकदम पानी की तरह, कोई डाउट नहीं? तीनों अबनॉर्मल है, ये देखो तीनों अबनॉर्मल है। क्या हुआ? पार्शियली कंपनसेशन। पीएच नॉर्मल हो गया, फुली कंपनसेशन। और दो अबनॉर्मल और एक नॉर्मल है, अनकंपनसेटेड। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आप सर कोलेस्ट्रॉल टॉपिक पढ़ाना, कल मेरा एग्जाम है 7 को। तो पहली बात, कल 7 नहीं है, कल 5 है, और 7 को सबका ही एग्जाम है लाले, है कि नहीं है? ठीक है। और बाकी कोलेस्ट्रॉल में हमने कई बार पढ़ाई है और पढ़ा देंगे। अभी यहाँ पे फोकस करो, ठीक है? बहुत बढ़िया। 7 होती है, आज 4 है ना, तो फिर 5 आएगी, फिर 6 आएगी, फिर 7 को एग्जाम है। और 7 को बहुत सारे बच्चों का एग्जाम है, लगभग 20,000 बच्चों का एग्जाम है। जिन्होंने क्वालिफाई किया उन सब का एग्जाम है। अगला प्रश्न, सवाल क्या कह रहा है? कोमल हैज स्टार्टेड ए न्यू ड्रग फॉर हाइपरटेंशन। 30 मिनट्स आफ्टर शी टेक्स द ड्रग, शी डेवलप चेस्ट टाइटनेस, एंड बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ एंड टेकिपनिया। अगला है, शी हैज ए डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। उसमें कॉन्शियसनेस का लेवल कम हो गया, डिक्रीज हो गया। शी हैज ए डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। These sign indicate which of the following conditions? बताओ। बहुत इजी सवाल है, सभी को जवाब लिखना है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है अस्थमा अटैक, पल्मोनरी एमोलिज्म, रेस्पिरेटरी फेलियर और रिमेटॉइड आर्थराइटिस। कोमल स्टार्टेड किया नया ड्रग हाइपरटेंशन के लिए, ड्रग फॉर हाइपरटेंशन। 30 मिनट्स आफ्टर सी, 30 मिनट्स 30 मिनट बाद में she takes the drug, she develop chest tightness and become short of breath and tachypnea। याद रखना, मरीज में चेस्ट टाइटनेस हो रहा है, चेस्ट टाइटनेस हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, चेस्ट टाइटनेस हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, टेकीपनिया हो रहा है, टेकीनिया हो रहा है, चेस्ट टाइटनेस हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, टेकीपनिया हो रहा है, and she has decreased level of consciousness, she has decreased level of consciousness, decreased level of consciousness। तीन बातें हमने लिखी, चेस्ट टाइटनेस एक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एक है, टैकीपनिया एक है, और डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एक है। ये 4 सिम्टम यहाँ पे है। सी हैज डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये एक बात यहाँ पे लिखी हुई है, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। These sign indicate which of the following condition? ये साइन इंडिकेट करता है कि कौन सा कंडीशन है। अस्थमा अटैक है, पल्मोनरी एमोलिज्म है, रेस्पिरेटरी फेलियर है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है। वेरी इजी, इट इज ए कॉम्प्लिकेशन, इट इज ए कॉम्प्लिकेशन। अरे भाई, हाइपरटेंशन की नई दवाई स्टार्ट की, स्टार्टेड न्यू ड्रग ऑफ हाइपरटेंशन। 30 मिनट्स आफ्टर शी टेक्स द ड्रग, she develop chest tightness and become shortness of breath and tachypnea। अब ये रेस्पिरेटरी फेलियर कहां से आ गया है? कुछ बच्चे लिख रहे हैं रेस्पिरेटरी फेलियर है। ये रेस्पिरेटरी फेलियर कहां से आ गया? तुम जरा सा सोचो, अगर मरीज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेता है तो मोस्टली वो ड्रग्स, नॉर्मली कोई भी ले सकता है, पर मोस्टली वो ड्रग होती है CCB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। पहली बात, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होती है उसके 2 कॉमन साइड इफेक्ट है, पल्मोनरी एडिमा और पेडल एडिमा, पेरिफेरल एडिमा। ये 2 कॉमन साइड इफेक्ट वहां पे देखने को मिलते हैं मरीज के अंदर।
इस सिचुएशन के अंदर? दो कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है मरीज के अंदर। सो प्यारे दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि मरीज को हाइपरटेंशन की दवाई दिया, चेस्ट टाइटनेस हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, टेकिपनिया हो रहा है और डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है। तो चार बातें हमने यहाँ पे लिखी है। कोमल हैज स्टार्टेड न्यू ड्रग हाइपरटेंशन, 30 मिनट्स आफ्टर सी टेक द ड्रग सी डेवलप चेस्ट टाइटनेस, become shortness of breath, tachypnea, she has a decreased level of consciousness. These signs indicate which of the following? as such हम देखें इस क्वेश्चन को तो मरीज को क्या हो रहा है? पल्मोनरी एडिमा के साइन लग रहे हैं। कौन से साइन लग रहे हैं? पल्मोनरी एडिमा के साइन लग रहे हैं। ये साइन पल्मोनरी एडिमा के लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हम देखें अस्थमा अटैक, तो अस्थमा अटैक का तो बिल्कुल कंसेप्ट है ही नहीं। पहली बात, अस्थमा का सिम्टम कभी भी बिना वीजिंग के नहीं आएगा। अस्थमा जब भी होगा तो वीज के साथ में आएगा, ध्यान रखना। तो ये अस्थमा तो नहीं हो सकता, ये अस्थमा तो नहीं हो सकता। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म या तो पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, पर एम्बोलिज्म के लिए थ्रोम्बस का होना जरूरी है और यहाँ पे कहीं थ्रोम्बस है नहीं, है ना। हाउ कैन वी इंटरप्रिटेट द थ्रोम्बस? अगर मैं आंसर बी करूं तो इसके लिए मरीज के लिए क्या होना जरूरी है ना, थ्रोम्बस। लेकिन इस सवाल में तो कहीं थ्रोम्बस है नहीं। आप कहोगे सर हाइपरटेंशन है थ्रोम्बस बन जाएगा, तो उसका गोली से कोई संबंध नहीं है ना। हमें अगर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी है उससे संबंध बिठाना है। हाँ, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से नहीं होता है कि नहीं है। अस्थमा अगर मरीज में होगा तो वीज जरूर होगा, वीज है नहीं और ये है नहीं। अब एक ऑप्शन दिया है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये कैसे हो सकता है? हाउ इट पॉसिबल?
अगर किसी मरीज में रूमेटॉइड आर्थराइटिस दिया हो तो ये भी नहीं हो सकता। तो सर ये क्या चारों ही ऑप्शन गलत है? एक नज़र में तो चारों ही ऑप्शन गलत है। तो सर आंसर तो इसमें से ही देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या जवाब दूं? पल्मोनरी एडिमा। सर वो तो ऑप्शन में है नहीं, तो इन चार में से क्या दूं? तो बताओ अब क्या दोगे? सभी लोग जवाब लिखो जिन्होंने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है, पूरे उत्साह के साथ में अगरबत्ती लगाए, ताकि हो सकता है कि भगवान अयोध्या के राजकुमार भगवान श्री राम का आशीर्वाद आप पे हो और आपका जवाब सही हो। हाँ, इस मेडिसिन की वजह से डी तो नहीं हो सकता, रूमेटॉइड आर्थराइटिस सपने में भी नहीं हो सकता, और अस्थमा अटैक का तो कोई चांस नहीं है। अब दो ही ऑप्शन बचते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मैंने कहा बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन एक ही बचेगा, एंड इसको हम रेस्पिरेटरी फेलियर बोल सकते हैं। ये जो सिम्टम है, वैसे तो देखो पल्मोनरी सिम्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वैसे तो ये पल्मोनरी एडिमा के सिम्टम है, लेकिन वो अगर ऑप्शन में नहीं है तो हमारा दूसरा जो आंसर जा सकता है वो है रेस्पिरेटरी फेलियर, एंड दैट इज सिंपली, वो तो था उस दवाई का कॉम्प्लिकेशन, दैट इज सिंपली एनाफाइलेटिक रिएक्शन, एनाफाइलेटिक रिएक्शन ऑफ ड्रग। कोई भी जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आपने ली, उस ड्रग का एनाफाइलेटिक रिएक्शन है, एडवर्स रिएक्शन है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, एडवर्स रिएक्शन ऑफ ड्रग। एडवर्स रिएक्ट कर गई ड्रग, और ड्रग जब एडवर्सली रिएक्ट करती है तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिलती है रेस्पिरेटरी फेलियर की, क्योंकि ड्रग ने एडवर्स रिएक्ट किया, ड्रग की एनाफाइलेटिक रिएक्शन हुई। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बना? सी बना। ए, बी और डी तीनों ही गलत है, एंड ड्रग एडवर्सली रिएक्टेड, सी इज द करेक्ट वन। समझ में आया? ये होती ना बात, सुबह सुबह दिमाग को खोलने का तरीका है ये। जब आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा तो आप एग्जाम में ज्यादा अच्छा कर पाओगे, और आज के सेशन में भी तभी जबरदस्त कर पाओगे जब दिमाग थोड़ा खुला हुआ होगा। हाँ, दीज ऑल आर द impending sign of respiratory failure. Exactly. अगला प्रश्न, a patient was admitted to the hospital with ascites and jaundice. To rule out cirrhosis of the liver, which lab test indicate liver cirrhosis? cirrhosis of liver को रूल आउट करना था। मरीज एडमिट हुआ है और एसाइटिस और जॉन्डिस हो रखा है मरीज को। मरीज को क्या हो रखा है? एक तो एसाइटिस हो रखा है और एक मरीज को जॉन्डिस हो रखा है। हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, हमें रूल आउट करना है सिरोसिस ऑफ लीवर। कौन सा लैब टेस्ट इंडिकेट कर रहा है कि लीवर सिरोसिस है मरीज को? अगला सवाल, एक और महत्वपूर्ण सवाल। सिरोसिस ऑफ लीवर की हमने बात की, जॉन्डिस को रूल आउट करना है। पहला, डिक्रीज रेड ब्लड सेल काउंट, डिक्रीज सीरम एसिड फॉस्फेटेज लेवल, एलिवेटेड व्हाइट ब्लड सेल काउंट और एलिवेटेड सीरम एमाइनो ट्रांसफरेंस, AST। एमाइनो ट्रांसफरेंस क्या होता है? AST। और एक और एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं ALT, एलानिन ट्रांसफरेंस। ये तो होता है AST, और एक होता है ALT, इसी को बोलते हैं SGOT, उसको बोलते हैं SGPT। एक होता है AST, एक होता है ALT। AST को मैं बोलता हूँ SGOT, ALT को मैं बोलता हूँ SGPT। बीमारी को हमने नाम दिया सिरोसिस ऑफ लीवर, और इस सिरोसिस ऑफ लीवर को रूल आउट करने का टेस्ट हमें यहाँ पे करना था। तो बहुत ही सिंपल कर दिया सवाल को। आरबीसी के नंबर कम होना सिरोसिस नहीं है, सीरम एसिड फॉस्फेटेज का संबंध सिरोसिस से नहीं है, और एलिवेटेड WBC इज नॉट द सिरोसिस ऑफ लीवर, इट्स सिंपली AST ALT। दीज टू आर द एंजाइम ऑफ लीवर। ये लीवर के एंजाइम है। मैं एक बात बताना चाहूँ कि बिलीरुबिन से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट माने जाते हैं दोनों, AST जो है और ALT जो है, जिसको हम SGOT और SGPT कहते हैं। ये दोनों टेस्ट जो है वो आपके हिपेटाइटिस जो होता है उसका नॉर्मली जो बिलीरुबिन होता है, सीरम बिलीरुबिन, टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तीन जो होता है ना, टोटल होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। ये तीनों ही केस जो होते हैं सीरम बिलीरुबिन का ये जो लेवल है, टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सीरम एमाइनो ट्रांसफरेंस जो है AST और ALT, इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी। अच्छा, अब बताओ आप कि अगर किसी मरीज को सिरोसिस ऑफ लीवर है
तो टोटल बिलिरुबिन को नो डाउट बढ़ेगा, लेकिन इन दोनों में कौन सा बढ़ेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? हाँ, टोटल होता है 0.9, डायरेक्ट होता है 0.3, इनडायरेक्ट होता है 0.6 mg/dl में। ठीक है, टोटल है, डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। अब मेरे को आपको ये बताना है कि ये जो है टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें किसकी वैल्यू जो है, याद रखना टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये 3 लेवल है, इसमें आपको ये बताना है कि इसमें किसकी वैल्यू जो है, टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में किसकी वैल्यू जो है वो वहां पे जो है बढ़ेगी सिरोसिस ऑफ लीवर में। इनडायरेक्ट की वैल्यू, डायरेक्ट नहीं। कौन सा बढ़ेगा, टोटल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, टोटल के साथ में इनडायरेक्ट की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, नॉट डायरेक्ट। ध्यान रखना, अगर आपको एग्जाम में पूछे कि भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सिरोसिस ऑफ लीवर में क्या बढ़ता है, इनडायरेक्ट बढ़ता है या डायरेक्ट बढ़ता है ना, इनडायरेक्ट बढ़ता है या डायरेक्ट, अनकॉन्जुगेटेड बढ़ता है या कॉन्जुगेटेड। इनडायरेक्ट को हम क्या बोलते हैं, अनकॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड। और डायरेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड, डायरेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड। इनडायरेक्ट को हम बोलते हैं अनकॉन्जुगेटेड और डायरेक्ट को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। तो एक है कॉन्जुगेटेड, एक है अनकॉन्जुगेटेड, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट, है कि नहीं। इन दोनों में क्या बढ़ेगा, तो हमारा ध्यान रखो, अनकॉन्जुगेटेड बढ़ेगा, इनडायरेक्ट बढ़ेगा, कॉन्जुगेटेड या डायरेक्ट यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, और टोटल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नो डाउट। इस तरह की कहानी रहती है सिरोसिस ऑफ लीवर की। एलिवेटेड हो जाएगा AST का लेवल। अगला प्रश्न, टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट क्यों बढ़ेगा, उसका रीजन है लीवर अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लीवर सिरोस्ड हो चुका है, लीवर की हिपेटोसाइट गड़बड़ हो चुकी है और ग्लूकोनिल एसिड अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, जो कन्वर्जन का काम करता है बेसिकली। तो जब लीवर अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड नहीं कर पाएगा तो किसका लेवल बढ़ जाएगा, अनकॉन्जुगेटेड का लेवल। ये तो बहुत ही सिंपल सी भाषा में हम बोल सकते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम वहां पे देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न कह रहा है, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट विद पॉसिबल pernicious anemia, which data would support this diagnosis? Very easy, डायरेक्ट सवाल। पर्निशियस एनीमिया को लेके सवाल है, और पर्निशियस एनीमिया जो है ये आप सभी को पता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया है। कौन सा एनीमिया है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया है, पर्निशियस एनीमिया। ये जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया है, इसको हम बोलते हैं मैक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या बोलते हैं इसको, मैक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। इस एनीमिया का हम नाम देते हैं मैक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। एक ऐसे एनीमिया जिसमें RBC साइज में बड़ी होती है, जो सेल है वो साइज में कैसी होती है, मैक्रो। तो मैक्रो सेल है और सेल का साइज जो है वो मेगा है, ब्लास्ट सेल है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैक्रो साइज की सेल है, मेगा साइज की सेल है, इमेच्योर सेल होती है ब्लड में बहुत ज्यादा। RBC जो नंबर में बहुत ज्यादा होती है वो ब्लड में इमेच्योर होती है। इस तरह के एनीमिया को हम नाम देते हैं पर्निशियस एनीमिया। तो पर्निशियस एनीमिया इज ए मैक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, द एनीमिया इन विच देयर इज एक्सेस RBC, लार्ज साइज RBC, मेगा RBC, इमेच्योर RBC है मोर इन नंबर्स। नाउ अगर किसी मरीज में पर्निशियस एनीमिया होता है, मैक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, तो कौन सा डाटा जो है वो सपोर्ट करेगा इस डायग्नोसिस को। यहाँ पे कुछ डाटा दिए हुए हैं, इस डायग्नोसिस को कौन से डाटा सपोर्ट करते हैं। वेट लॉस ऑफ 10 पाउंड इन 2 वीक्स, कंप्लेन ऑफ नमनेस एंड टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज, ए रेड बीफी टंग, ए हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ 12 ग्राम पर DL। वेरी सिंपल। अगर किसी मरीज में विटामिन B12 की कमी होती है या फोलिक एसिड का कमी होता है, तो हम सभी को पता है कि जो RBC का फॉर्मेशन प्रोसेस है, जिसको हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। एरिथ्रोपोइसिस कहाँ होता है, एरिथ्रोपोइसिस के लिए कौन जिम्मेदार है, एरिथ्रोपोइसिस की मैकेनिज्म क्या है। इस मैकेनिज्म में देखिएगा, एक तो आपका होता है सबसे पहले हाइपोक्सिया, और जैसे हाइपोक्सिया होता है किडनी के द्वारा
किडनी जो है वो सिक्रेट करती है एक हार्मोन, और इस हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन, यह हाइपोक्सिया से किडनी का रिएक्शन है। एरिथ्रोपोइटिन जाता है बोन मैरो के पास में, बोन मैरो, और बोन मैरो से शुरू करवाता है एरिथ्रोपोएसिस। जब एरिथ्रोपोएसिस स्टार्ट होता है, इसमें सबसे पहले एक सेल बनती है और उसको बोलते हैं ब्लास्ट सेल। इस सेल ब्लास्ट सेल, और इसको हम बोलते हैं मेगलोब्लास्ट। सॉरी, एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट सेल जो है वो कन्वर्ट होती है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में। फिर हम पढ़ते हैं इससे बनती है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इसके बाद में हमने आपको बताया था इससे बनती है लेट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट। इससे बनती है रेटिकुलोसाइट। लेट नॉर्मोब्लास्ट के बाद में बनती है रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट्स, और इसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाती है एरिथ्रोसाइट में, एरिथ्रोसाइट्स। देखो यहाँ पे दो बातें हो गई है। एरिथ्रोसाइट तो एक मैच्योर आरबीसी को बोलते हैं, और रेटिकुलोसाइट एक इमैच्योर आरबीसी को बोलते हैं। रेटिकुलोसाइट एक इमैच्योर आरबीसी को बोलते हैं। ये दोनों कंडीशन देखो, सुनो, ये बहुत ही सिंपल है। एरिथ्रोपोएसिस से हमने शुरू किया, हाइपोक्सिया हुआ। हाइपोक्सिया में एक कंडीशन ही एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन था, किडनी के द्वारा सीक्रेट होगा। एरिथ्रोपोइटिन ने बोन मैरो के ऊपर एक्ट किया, मतलब एरिथ्रोपोइटिन ने जाके बोन मैरो पर एक्ट किया। बोन मैरो से एरिथ्रोपोइटिन ने एरिथ्रोपोएसिस कराया। एरिथ्रोपोएसिस का यहाँ पे बना एरिथ्रोब्लास्ट, ये पहला। एरिथ्रोब्लास्ट से बना अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, ये दूसरा। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट से बना इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, ये तीसरा। इससे बना लेट नॉर्मोब्लास्ट, ये चौथा। इससे बना रेटिकुलोसाइट, ये पांचवा। और रेटिकुलोसाइट तक तो डेवलपमेंट हुआ आरबीसी का। ये तो आरबीसी का क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। और डेवलपमेंट के बाद में आरबीसी का क्या होगा, मैच्योरेशन। डेवलपमेंट के बाद में आरबीसी का क्या होगा, मैच्योरेशन। याद रखना, आफ्टर डेवलप्ड आरबीसी इट गोइंग टू बी मैच्योर। तो अगर मैं आरबीसी के मैच्योरेशन की बात करूं तो इसके लिए दो लोग जिम्मेदार है। सर दो लोग कौन से, एक तो विटामिन B12 और एक फॉलिक एसिड, जिसको विटामिन B9 कहते हैं। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। याद रखना, आरबीसी का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ये 5 दिन का होता है, 5 डेज का। और आरबीसी का जो मैच्योरेशन प्रोसेस होता है, जो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का होता है, ये 2 दिन का होता है, 2 डेज का। तो आरबीसी का जो मैच्योरेशन प्रोसेस है, सॉरी, जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो 5 दिन का है, और आरबीसी का जो मैच्योरेशन प्रोसेस है वो 2 दिन का है। इसके मैच्योरेशन के लिए 2 लोग चाहिए, विटामिन B12 चाहिए और फॉलिक एसिड चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो आरबीसी रेटिकुलोसाइट ही रहेगी, एरिथ्रोसाइट नहीं बन जाएगी। एरिथ्रोसाइट और रेटिकुलोसाइट में फर्क है, इट इज इमेच्योर, इट इज मैच्योर। इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड, इट इज न्यूक्लिएटेड आरबीसी। रेटिकुलोसाइट एक न्यूक्लिएटेड आरबीसी है, एक इमेच्योर आरबीसी है, एक लार्ज साइज की आरबीसी है। और एरिथ्रोसाइट एक मैच्योर आरबीसी है, नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी है, नॉर्मल साइज की आरबीसी है। ये दोनों में बेसिक फर्क होता है। यहाँ पे यही हुआ है, आरबीसी साइज में थोड़ी बड़ी है, मैक्रो है। आरबीसी साइज में थोड़ी मेगा है, इमेच्योर सेल है, ब्लास्ट सेल है। आरबीसी साइज में बड़ा है, लार्ज है। B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है। एनीमिया का नाम है पर्निशियस एनीमिया। कौन सा डाटा सपोर्ट करते हैं इस डायग्नोसिस को। अब पर्निशियस एनीमिया के क्लिनिकल सिम्टम की हम बात करें, क्लिनिकल सिनेरियो की हम बात करें, तो इसमें सबसे पहला लिखा हुआ है कि मरीज का जो वजन है, यहाँ पे लिखा हुआ है मरीज का जो वेट है वो 10 पाउंड है 2 सप्ताह में। ये तो जवाब नहीं है, क्योंकि वजन पर्निशियस एनीमिया में कम नहीं होता है। दूसरा लिखा हुआ है मरीज कंप्लेन कर रहा है नमनेस और टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज। हाँ, विटामिन B12 की कमी से मरीज को नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन होता है। इसको बेसिकली न्यूरोपैथी कहते हैं। न्यूरोपैथी होने के और भी बहुत सारे कारण हैं। ये जो सिम्टम है ये न्यूरोपैथी का है, और न्यूरोपैथी होने के और भी बहुत सारे कारण हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मरीज को पर्निशियस एनीमिया है इसीलिए न्यूरोपैथी है, दैट इज नॉट द डायरेक्ट लिंक। हाँ, पर्निशियस एनीमिया में न्यूरोपैथी होती है, पर न्यूरोपैथी होने के और भी मैंने कहा बहुत सारे रीजन होते हैं, इसलिए ये भी जवाब नहीं बनेगा। अगला लिखा हुआ है ए रेड बीफी टंग। यस, द क्लाइंट हैव ए रेड बीफी टंग। दिस इज द क्लासिकल
एंड क्लिनिकल सिम्टम ऑफ पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया का सबसे क्लासिकल साइन अगर मैं कोई कहूं तो वो यही है, रेड बीफी टंग। क्यों क्यों बताओ? पर्निशियस एनीमिया में जीभ जो है एकदम लाल रेड और बीफी टंग क्यों होती है? व्हाट इज द रीजन ऑफ रेड बीफी टंग? तो याद रखना, जब आरबीसी इमेच्योर होती है, साइज में बड़ी होती है, तो उसमें हीमोग्लोबिन कम नहीं होता है क्योंकि आयरन तो बहुत है, तो आरबीसी हाइपर हीमोग्लोबिनाइज्ड होती है। याद रखना, आरबीसी जो है वो कैसी होती है? हाइपर हीमोग्लोबिनाइज्ड। आरबीसी हो जाती है हाइपर हीमोग्लोबिनाइज्ड। हाइपर हीमोग्लोबिनाइज्ड का मतलब होता है आरबीसी जो है उसमें ज्यादा हो जाता है, हाइपर हो जाता है। कौन? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत ज्यादा है, हाइपर हीमोग्लोबिन है। आरबीसी में जब हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा होता है, हाइपर हीमोग्लोबिन होता है, इस आरबीसी को मैं नाम देता हूं हाइपर हीमोग्लोबिनाइज्ड आरबीसी। आरबीसी में जब हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा होता है, ऐसी आरबीसी को मैं नाम देता हूं हाइपर हीमोग्लोबिनाइज्ड आरबीसी। हाइपर हीमोग्लोबिनाइज्ड आरबीसी क्या मतलब है इसका? आरबीसी में हीमोग्लोबिन का ज्यादा होना, और ज्यादा ही नहीं होना, बहुत ज्यादा होना। हीमोग्लोबिन का आरबीसी में बहुत ज्यादा होना, हमने इसको नाम दिया हाइपर हीमोग्लोबिनाइज्ड आरबीसी। तो करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों क्या बन गया? सी बन गया, रेड बीपी टंग। हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल नहीं होगा, 12.5 ग्राम हीमोग्लोबिन नहीं हो सकता जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है। ए बी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न, A client arrive in emergency room with the possible fracture femur. The nurse should anticipate an order for Tinelberg position, ice to the entire extremities, bucks traction and abduction pillow. अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। आरबीसी का नॉर्मल डायमीटर होता है 7.2 माइक्रोन। आरबीसी का नॉर्मल डायमीटर होता है 7.2 माइक्रोन। इमरजेंसी में मरीज आया है, पॉसिबिलिटी क्या है मरीज में? फीमर को फ्रैक्चर हुआ है, फीमर को फ्रैक्चर हुआ है। आपने एज ए नर्स वहां पे एंटीसिपेट किया एंड ऑर्डर फॉर, कौन से ऑर्डर के लिए मरीज में एंटीसिपेशन रहेगा आपका? पहला लिखा हुआ है टिनलबर्ग पोजीशन देंगे मरीज में, पूरी एक्सट्रीमिटीज को बर्फ का सेक करेंगे, और एक लिखा हुआ है बक्स ट्रैक्शन करेंगे, एक लिखा हुआ है एबडक्शन पिलो लगाएंगे वहां पे, एबडक्शन पिलो। एक होता है एडक्शन, एक होता है एबडक्शन। फीमर का फ्रैक्चर हुआ है, हिप फ्रैक्चर नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। तो उस केस में एबडक्शन पिलो का कोई रोल नहीं है। आइस जो होता है वो फ्रैक्चर में लगू जरूर यूज करते हैं, पर पूरे लेग पे लगाने का मतलब नहीं है। जहां पे फ्रैक्चर वाली साइट है, जहां पे एडिमा हो रहा है, वहां पे लगाओ, वे जो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो एडिमा कम से कम होगा। तो फ्रैक्चर साइट पे लगाने का जरूरत है। और टिनलबर्ग पोजीशन जो है वो मरीज को नहीं देंगे क्योंकि उसके फीमर में फ्रैक्चर है, तो फीमर को पोजीशन करना पड़ेगा, उसको अलाइनमेंट में रखना पड़ेगा, और उसके लिए ट्रैक्शन यूज करते हैं। फीमर को अलाइंड करने के लिए वहां पे बक्स ट्रैक्शन काम में लिया जाता है। विच ट्रैक्शन? बक्स ट्रैक्शन। एंड दिस ट्रैक्शन इज यूज टू अलाइन द फीमर। आपके जो फीमर बोन है उसको अलाइनमेंट करने के लिए, उसको अलाइंड करने के लिए हमने इस ट्रैक्शन को काम में लेना है, और नाम है ट्रैक्शन का बक्स ट्रैक्शन। तो वहां पे करेक्ट आंसर सी बनेगा। ए बी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आई। इजी है, आसान है। अगला प्रश्न है, सवाल इंटरेस्टिंग है, जवाब जबरदस्त होना चाहिए आपका। सवाल सारे इंटरेस्टिंग है, जवाब आपका जबरदस्त होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है, एक क्लाइंट है with cancer is to undergo an intravenous pyelogram. The nurse should, मरीज जो है उसको है कैंसर, और मरीज जा रहा है आईवीपी के लिए, इंट्रावीनस पाइलोग्राम के लिए। इंट्रावीनस पाइलोग्राम इसको बोलते हैं आईवीपी। नर्स, एज ए नर्स आप वहां पे क्या करेंगे? मरीज है जिसको कैंसर है, कैंसर, और मरीज जो है वो किसके लिए जा रहा है? इंट्रावीनस पाइलोग्राम, आईवीपी के लिए जा रहा है ना। तो यहां पे एज ए नर्स आपका क्या रहेगा? पहला है फोर्स फ्लूइड 24 आवर्स बिफोर द प्रोसीजर। प्रोसीजर से पहले, बिफोर द प्रोसीजर फोर्स फ्लूइड देंगे मरीज को,
आस्क द क्लाइंट टू वॉइड इमीडिएटली बिफोर द स्टडी, स्टडी से पहले इमीडिएटली वॉइड करने का बोलेंगे। होल्ड मेडिकेशन दैट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर 12 आवर्स प्री एंड पोस्ट टेस्ट, टेस्ट से पहले और टेस्ट के बाद में मेडिसिन को होल्ड करना है जो अफेक्ट करती है सीएनएस को। और कवर द क्लाइंट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद एन एक्सरे शील्ड, एक्सरे शील्ड से मरीज के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कर लो, कवर कर लो। एक्सरे शील्ड से मरीज के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कवर कर लो। आईवीपी एक्सरे याद रखना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैंसर का मरीज है, इंट्रावीनस पाइलोग्राम, आपने देखा होगा आईवीपी एक्सरे से पहले मरीज को इंट्रावीनस डाई मटेरियल दिया जाता है, डाई। तो सबसे पहले तो मरीज में चेक करना होता है असेस द क्लाइंट फॉर एलर्जी, असेस द क्लाइंट फॉर एलर्जी। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि मरीज को डाई से एलर्जी तो नहीं है, मरीज को डाई से एलर्जी तो नहीं है, ये जो ऑप्शन में आपको नहीं दिया हुआ है। तो जब डाई से एलर्जी नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, उसके बाद में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन या सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बनेगी इस सवाल में, जो इस क्वेश्चन को करने में आपकी मदद करेगी। क्योंकि एलर्जी होता है तो वी जस्ट गो फॉर असेस द एलर्जी टू द आई डाई मटेरियल, बट देयर इज नो सिम्टम ऑफ एलर्जी। तो एलर्जी का तो यहाँ पे कंसेप्ट है नहीं, तो एलर्जी का कंसेप्ट है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं। तो अब यहाँ पे चार बातें लिखी हुई है। एक है फोर्स फ्लूइड 24 आवर्स बिफोर द प्रोसीजर, प्रोसीजर से पहले बहुत तेज फ्लूइड देना मरीज को। दूसरा कह रहा है आस्क द क्लाइंट टू वॉइड इमीडिएटली बिफोर द स्टडी, स्टडी से पहले वॉइड करने का बोलेंगे। होल्ड मेडिकेशन अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम 12 आवर्स प्री एंड पोस्ट टेस्ट, टेस्ट से 12 घंटे पहले 12 घंटे बाद में उस दवाई को होल्ड कर दो जो सीएनएस को अफेक्ट करती है। और कवर द क्लाइंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद एन एक्सरे शील्ड, एक्सरे शील्ड से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कवर कर दो मरीज के। यूपीपीएससी वाली क्लास रोज 12 बजे होती है दोपहर को, रोज होती है क्लास। तो और कौन सी क्लास की बात करें भाई, वी ऑलरेडी स्टार्टेड है कि नहीं है। और अभी नॉर्थ सेट का एग्जाम है, आप सभी को पता है। और बाकी मॉर्निंग क्लास सभी अच्छे से पढ़े। अड़तालीस घंटे पहले विदोल्ड करते हैं, क्या लिख रहे हो भाई। देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है लालो, काफी बच्चों ने गलत जवाब लिखा है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। हमने यहाँ पे क्या बोला है, हमने यहाँ पे बोला है कि मरीज को अगर आपको आईवीपी एक्सरे कराना है, आईवीपी एक्सरे कराना है, उस एक्सरे को करने से पहले, क्योंकि एक्सरे डाई डाल के किया जाएगा, तो आपका जो जीआईटी है, आपका जो जीआईटी है, सॉरी आपका जो सिस्टम है, विच सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम जो है आपका, जब हम इस पूरे सिस्टम की बात करें, यूरिनरी सिस्टम का बात करें, तो उस पूरे सिस्टम में मतलब किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है, वो आपको अच्छे से विजुअलाइज तभी होंगे जब वो बिल्कुल एकदम खाली रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, जब भी आईवीपी एक्सरे करने के लिए मरीज जाता है तो एक्सरे से पहले मरीज को वॉइड करने का बोलते हैं। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। हमें स्टोन का पता करना है कौन सा है, कहाँ पे है, तो इस एक्सरे से करने से पहले हम मरीज को कहते हैं वॉइड इमीडिएटली बिफोर द स्टडी। स्टडी को करने से पहले इमीडिएटली पहले मरीज वॉइड कर लेवे। इससे क्या होगा, इससे वो पूरा एरिया खाली रहेगा, तो जो देखना है हमें पूरे सिस्टम को वो बड़ा आसानी से हम देख सकते हैं। हालांकि जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं यूएसजी, तब हमें यूरिन को रिटेन करके रखना, ब्लैडर फुल चाहिए हमें। अगर आप इसी जगह यूएसजी कराते हो तो यूएसजी में तो आपको ब्लैडर क्या चाहिए, फुल चाहिए, ब्लैडर फुल चाहिए। तो वहां पे आपको होल्ड करना है यूरिन को, लेकिन यहाँ पे आपको वॉइड करना है। व्हेनेवर यू वेंट फॉर आईवीपी एक्सरे यू हैव टू वॉइड जस्ट बिफोर द प्रोसीजर। आईवीपी एक्सरे हो गया, ऑपरेशन में भेजने से पहले मरीज को वॉइड करा के भेजेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात है
वो कौन सी रहती है? तीसरी। ऑपरेशन में भेजने से पहले मरीज को वॉइड करा के भेजेंगे। और तीसरी बात कौन सी रहती है कि मरीज जो है उसको अगर हम वेंट फॉर पेल्विक एग्जामिनेशन, गायनेकोलॉजिस्ट का एग्जामिनेशन हम करते हैं तो उससे पहले वॉइड करा के भेजते हैं। तो ये तीन बातें हैं। तो बिफोर प्रोसीजर आपको मरीज को वॉइड कराना है। दूसरा, प्रोसीजर के बाद में आपको मरीज को फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है। और प्रोसीजर से पहले मरीज को एनिमा वैनिमा लगाते हैं। तो मरीज को अरे डाई निकल नहीं जाएगा, डाई तो अभी लगा ही नहीं है, पहले मरीज को मुत्ती करा दो, सिस्टम खाली हो जाए, फिर डाई लगाते हैं। अब डाई जाएगी तो सब जगह डाई कलर कर देगी पूरे सिस्टम को। डाई अभी भेजी कहाँ है? डाई से पहले की बात हो रही है ना। कैंसर का मरीज है, आईवीपी के लिए जा रहा है, तो आस्क द क्लाइंट टू वॉइड इमीडिएटली बिफोर द स्टडी से जस्ट पहले उसको यूरिन कर देना है, फिर डाई लगाएंगे। और डाई देने के बाद में जब हो जाएगा तो उसके बाद में फ्लूइड के इंटेक को बढ़ावा देना है, लेकिन ये बाद में, पहले नहीं। और एक इम्पोर्टेंट है कि डाई देने से पहले मरीज को एनिमा ने लगा के पूरा उसको क्लीन रखना है एरिया को, ताकि अच्छे से देख सके। मेन कंसेप्ट है देखने का, क्योंकि डाई तो आई भी जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप केयूबी कराते हो, केयूबी इसकी जगह, ये तो आईवीपी एक्सरे, इसकी जगह आप अगर केयूबी कराते हो, केयूबी एक्सरे, उसमें इस तरह की किसी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रिपरेशन। कोई डाई नहीं, कोई एनिमा नहीं, कुछ भी नहीं। केयूबी एक्सरे के लिए ध्यान रखना, दोनों सवाल एग्जाम में आते हैं। लेकिन आईवीपी के लिए पूछा जाए तो आपको इस तरीके से जवाब लिखना है। फोर्स फ्लूइड नहीं है, होल्ड मेडिकेशन 12 आवर्स बिफोर एंड आफ्टर, ये भी नहीं है। कवर द क्लाइंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, डाई से पहले एनिमा भी लगा सकते हो। ये तो हमने यूरिन करने का बोला, ये ऑप्शन में था। अगर ऑप्शन में एनिमा होता तो जवाब वो भी होता। अगर आईवीपी करने जा रहे हैं तो प्रोसीजर से पहले मरीज को एनिमा भी लगाते हैं, उसका जीआईटी भी पूरा खाली होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल एक अलग तरह का सवाल है, सोच के जवाब लिखना है। ये सवाल क्या कह रहा है? द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट मैलिग्नेंसी। देखो मरीज को इस बार क्या हो चुकी है? मैलिग्नेंसी हो चुकी है, कैंसर हो चुका है। द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्राइमरी ट्यूमर इज द टिस, है ना। टिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी ट्यूमर। द नर्स शुड प्लान फॉर ए ट्यूमर दैट कैनॉट बी असेस्ड, दैट इज इन सिटू with increasing lymph node involvement और with distant metastasis। एक वर्ड हमने यूज किया ट्यूमर के लिए, और ये वर्ड कौन सा है? टिस। टी इज द ट्यूमर। टीएनएम क्लासिफिकेशन होता है ना, इसमें टी हमेशा होता है ट्यूमर, एन हमेशा होती है नोड, और एम हमेशा होता है मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस तो इस एम वर्ड से पता चलेगा, जो यहां पे लिखा हुआ नहीं है कहीं पे भी। लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट इससे पता चलेगा, नोड से, जो भी नहीं है। यहाँ तो ना तो ट्यूमर है ना लिम्फ नोड है, यहाँ तो सिर्फ टिस लिखा हुआ है। तो ट्यूमर नहीं है, नोड नहीं है, और ये आपका मेटास्टेसिस नहीं है, ये दो तो है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है ट्यूमर, और ट्यूमर का क्या हो चुका है भाई? यहाँ पे क्या है? ट्यूमर है, और ट्यूमर क्या है? ट्यूमर इज इन सिटू। ट्यूमर इज इन सिटू, ये है, असेस कर सकते हैं। इसका मीनिंग हो गया ट्यूमर इज इन सिटू, दैट इज टिस। टिस का मतलब क्या हो गया? ट्यूमर इज इन सिटू। एन आता तो नोड होता है, एम आता तो मेटास्टेसिस होता है। टीएनएम क्लासिफिकेशन से ये वर्ड है, और टिस वर्ड का मतलब हमने लिख दिया ट्यूमर इज इन सिटू। लोकेलाइज्ड ट्यूमर है, जो ज्यादातर बेनाइन होता है। जब तक ट्यूमर लोकेलाइज्ड होता है, अपनी जगह पे ही रहता है, तब तक वो ट्यूमर ज्यादातर कैसा होता है? बेनाइन। और जब वो अपनी जगह छोड़ देता है, जगह से निकल जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट। तो अभी तक वो मैलिग्नेंट नहीं हुआ है, वो बेनाइन ही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, हाँ बच्चे लेंगे, सभी क्लासें लेंगे। अभी यहाँ पे फोकस करो, समय के साथ में सब होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूं ना, आप पढ़ो। मैंने आपको एक बात पहले भी बोली है, जितने भी हमारे यूपी के बच्चे हैं, यूपी पीएससी का जो एग्जाम दे रहे हैं, आप पढ़ते रहो, आपसे ज्यादा हमें इस एग्जाम की चिंता है। तो अभी आप फोकस करें, अच्छे से लेके इन कंडीशन क्वेश्चन को पढ़े,
है ना, सभी लोग अपने अपने ज्ञान को बढ़ाए, और जिन्होंने अगरबत्ती नहीं लगाई है वो अगरबत्ती लगाए। एक फेमस लाइन है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना कभी नहीं अकरता, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और वो कहता ना, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पे लिखता चला जाऊंगा, मैं गीत नहीं गाऊंगा। तो आपको भी अपनी जीत के गीत गाने हैं, अपनी जीत, बड़ी जीत, प्यारी जीत, सबसे बड़ी जीत, है ना। तो जीत के गीत गाओ और पूरा कॉन्फिडेंट करो। एक मरीज है, 2 दिन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कॉलन रिसेक्शन हुआ है। आफ्टर कफिंग एपिसोड द क्लाइंट्स वुंड एविसरेट हो चुका है। कौन सा नर्सिंग एक्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा? मरीज में हमने क्या किया, 2 दिन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में मरीज है और मरीज की कॉलन को हमने रिसेक्ट कर दिया, कॉलन को कट किया और हमने हटा दिया कॉलन को, इसको कॉलन रिसेक्शन कहते हैं। आफ्टर कपिंग एपिसोड के बाद में क्लाइंट का वुंड जो है, घाव, वो एविसरेट हो चुका है। एविसरेशन का मतलब हो गया कि वुंड के दोनों एज सेपरेट हुए और वहां से इनवर्ड आउट हो गया, इसको बोलता है वुंड एविसरेशन, है कि नहीं है। वुंड के दोनों एज सेपरेट हुए और इनवर्ड आउट हो गया, इसको बोलते हैं वुंड एविसरेशन। तो जब मरीज में आपका वुंड एविसरेट हुआ, तो कौन सा नर्सिंग एक्शन एप्रोप्रिएट रहेगा? बड़ा इजी सवाल है, बढ़िया से पढ़े। तो पहला लिखा हुआ है, री इंसर्ट द प्रोट्रूडिंग ऑर्गन एंड कवर विद 4x4 gauze, cover the wound with sterile 4x4 ABD dressing, cover the wound with a sterile saline soaked dressing and apply an abdominal binder and manual pressure to the wound. वेरी इंटरेस्टिंग। हमने बोला एक तो होता है डीहिसेंस। डीहिसेंस का मतलब तो आप सभी जानते हो। डीहिसेंस का मतलब क्या होता है? डीहिसेंस का मतलब होता है दूर दूर। तो एब्डोमिनल सर्जरी के बाद में वुंड के एज आपस में दूर दूर हो जाए, ये जो है ना, ये जो कॉम्प्लिकेशन है डीहिसेंस और एविसरेशन, ये सर्जरी के कितने दिन बाद में होते हैं? आफ्टर 7 days। याद रखना, सर्जरी हो गई, सर्जरी के 7 दिन बाद में कॉमनली ये सिचुएशन डेवलप होती है। और इनको नॉर्मली रूप से डीहिसेंस के लिए वर्ड यूज किया जाता है वुंड गैप। क्या वर्ड यूज किया जाता है? वुंड गैप वर्ड यूज करते हैं। डीहिसेंस के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं वुंड गैप। और डीहिसेंस में तो दूर दूर हुए, एविसरेशन में अंदर का ऑर्गन बाहर हो गया, बाहर आ गया ऑर्गन, ये एविसरेशन है, एग्जिट हो गया, प्रोट्रूड आउट हो गया। इसमें तो वुंड के एज दूर दूर हो गए और इसमें अंदर का ऑर्गन बाहर आ गया, इसको एविसरेशन कहते हैं। जो सिचुएशन यहाँ पे एविसरेट हुई है, अंदर का ऑर्गन जैसे ही बाहर आया तो उस अंदर के ऑर्गन को बाहर आने पे वापस अंदर भेजना, अंदर तो नहीं भेज सकते लेकिन आप स्टेराइल सलाइन गोज से वुंड को कवर कर सकते हैं। तो यू जस्ट कवर द वुंड विद स्टेराइल सलाइन मॉइस्ट सलाइन गोज। ये जो सिचुएशंस है ये दोनों के दोनों सर्जिकल इमरजेंसी है। एंड जस्ट इन्फॉर्म द सर्जन एंड दे वेंट फॉर ऑपरेट इट, रीऑपरेटिंग, रीसूचरिंग, ऐसा कुछ उनका प्रोसीजर रहेगा। लेकिन ये दोनों ही इमरजेंसी है। हमें इन्फेक्शन ना हो, टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जस्ट कवर द ऑर्गन विद स्टेराइल मॉइस्ट सलाइन गोज। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही गलत है। इस कंसेप्ट से एग्जाम ने सवाल पूछे हैं, डीहिसेंस को लेके भी पूछा है, एविसरेशन को लेके भी पूछा है, और दोनों ही जो है वो क्या है, दोनों ही दूर दूर और इनवर्ड आउट वाला सिस्टम यहाँ पे रहता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। जितने भी बच्चे लगातार खुद को कॉन्फिडेंट कर रहे हैं, अपने आप में कुछ नया और अद्भुत अगर आप सीख रहे हैं, कुछ अलग सीख रहे हैं, तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यू इन चीज़ों को आत्मसात करें, चीज़ों को समझे और समझ के उनको कवर करने का प्रयत्न करें। जैसे वुंड को हम कवर करते हैं स्टेराइल मॉइस्ट सलाइन गोज से, वैसे ही आपको चीज़ें कवर करनी है, अच्छे से लेके पढ़नी है। अगला प्रश्न, when you are assessing a client for risk of hyperphosphatemia, which piece of information is most important for the nurse to obtain? हाइपरफॉस्फेटीमिया का मरीज है। सवाल ने बोला you are caring to a client who have hyperphosphatemia, you are assessing a client who have risk of hyperphosphatemia। कौन सा piece of information most important है
जो एज ए नर्स आप क्लाइंट से गेन करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। ए हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन ट्रीटमेंट इन द नेक रीजन, ए हिस्ट्री ऑफ रिसेंट ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ए हिस्ट्री ऑफ मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी, ए हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट्स फूड इंटेक। थोड़ा हटके सवाल है प्यारे दोस्तों, जो आप सभी को लिखना है। सवाल ने क्या बोला है कि एक मरीज है, हाइपरफॉस्फेटीमिया का है, और मरीज किस, यू आर असेसिंग द क्लाइंट विद हाइपरफॉस्फेटीमिया, विच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू ऑब्टेन। रेडिएशन ट्रीटमेंट नेक का हुआ है क्या, ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुआ है क्या, कोई मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी हो रही है क्या, और फूड इंटेक कौन सा कर रहा है मरीज, ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, मरीज में क्या इंपॉर्टेंट हिस्ट्री यहाँ पे हम लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है मरीज के लिए, हाइपरफॉस्फेटीमिया होने का रीजन। बी नहीं होगा। सभी लोग लाइक और क्लास को शेयर करें। हाँ भाई, ये पत्तेदार कमेंट लिखा है, तुम सभी लोगों ने तो कोई ऐसा कमेंट लिखा ही नहीं है, ये पसंद आया मुझे। रजन कुमार बहुत बढ़िया, रजन कुमार ने लिखा भाई सभी लोग लाइक करें और क्लास को क्या करें, शेयर करें। हैं तो आप सभी लोग जो है पूरा उत्साह दिखाए। ये अगरबत्ती लगाने के कह रहे हैं, है कि नहीं है, तो सभी अगरबत्ती लगाए, क्योंकि इसमें तो काफी डापा चुका है मामला अपना, तो थोड़ा ध्यान रखें, इस बात पे फोकस करें। तो यहाँ पे सवाल ने बोला है हाइपरफॉस्फेटीमिया, तो अब मैं इसकी बात करूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कई बच्चों ने यहाँ पे बी आंसर लिखा है, रिसेंट ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है, कोई मतलब नहीं है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी में हाइपरफॉस्फेटीमिया या हाइपरकैल्सीमिया या हाइपोकैल्सीमिया कोई मतलब नहीं। तो याद रखो, मैं अगर बात करूं बी की, जो कई बच्चे जवाब लिख रहे हैं कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी से हाइपरफॉस्फेटीमिया होगा, तो बिल्कुल गलत हो गया। एक कॉमन सी कंडीशन सोचे कि ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस का जो रेगुलेशन है, ब्लड में कैल्शियम का और फास्फोरस का जो रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन कौन करता है, ये रेगुलेशन करता है आपका पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन, दो हार्मोन है। एक हार्मोन कौन सा है, पैराथार्मोन, और एक हार्मोन कौन सा है, कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन। अब एक कॉमन सा सिनेरियो समझे कि पैराथार्मोन जब ब्लड में ज्यादा होता है तो ब्लड में कैल्शियम ज्यादा होता है और फास्फोरस कम होता है, और कैल्सिटोनिन जब ब्लड में ज्यादा होता है तो ब्लड में कैल्शियम कम होता है और फास्फोरस ज्यादा होता है। ये दो चीजें हैं, पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन दो हार्मोन है, ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस का रेगुलेशन करते हैं। तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी से इससे संबंध नहीं है। अगर किसी मरीज में मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी है या किसी मरीज में फूड इंटेक जो है, हिस्ट्री ऑफ फूड, क्लाइंट्स फूड इंटेक की जो है वो रहती है डेयरी फूड की कम लेना, फूड इंटेक जो है उसमें डेयरी फूड कम लेना होता है, कम ले रहा है मरीज, तो उससे क्या होगा, इस मरीज में इन दोनों हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ फूड इंटेक है ना, और वो भी लेस डेयरी फूड है ना, लेस डेयरी फूड ऐसा है यहाँ पे, उस केस में मरीज को कैल्शियम कम होने की, कैल्शियम ज़्यादा या कम होने की रिस्क है। फिजिकल एक्टिविटी कम होती है तो कैल्शियम ज़्यादा होने की रिस्क है, डेयरी फूड कम लेगा तो कैल्शियम कम होगा, मतलब इस तरह का सिम्टम यहाँ पे होगा। लेकिन ये एक ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है कि मरीज में हिस्ट्री है वहाँ पे, और किस चीज़ का हिस्ट्री है, रेडिएशन ट्रीटमेंट हुआ है नेक का। जब नेक रीजन में रेडिएशंस लगाते हैं तो मरीज में वहाँ पे पैराथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती है और वो डिस्ट्रक्ट होने की पूरी रिस्क है, पैराथार्मोन का सिक्रेशन कम होने का पूरा रिस्क है, तो कैल्शियम का ब्लड में लेवल नहीं होने का रिस्क है, और इससे मरीज को होगा हाइपोकैल्सीमिया। एंड एवरी क्लाइंट हु हैव हाइपोकैल्सीमिया विल लीड टू हाइपरफॉस्फेटीमिया। तो यहाँ पे जब मरीज में हाइपरफॉस्फेटीमिया की रिस्क हमें लगी कि भाई इसको हाइपरफॉस्फेटीमिया हो सकता है, तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है रेडिएशंस दैट कॉजेज पैराथार्मोन का डैमेज होना, और पैराथार्मोन डैमेज होगा तो कैल्शियम जो है वो कम होगा, और प्लाज्मा में जब कैल्शियम कम होता है तो प्लाज्मा में फास्फोरस का लेवल ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
हाइपरफॉस्फेटेमिया ए करेक्ट आंसर है, बी सी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। पैराथार्मोन कम, रिस्क ऑफ डिक्रीज पैराथार्मोन, और उसका कारण होता है वो जो ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड, वो रेडिएशन की वजह से उसकी सेल जो है वो गड़बड़ा जाती है और वो सिक्रीशन कम कर देती है पीटीएच का या पैराथार्मोन का सिक्रीशन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, द नर्स इज ऑब्टेनिंग ए हिस्ट्री ऑफ एन 80-year-old client, which statement made by the client might indicate a possible fluid and electrolyte imbalance। यहां पे देखो मरीज का उम्र है 80 ईयर, मरीज 80 साल का है, और कौन सा स्टेटमेंट मरीज का ये इंडिकेट कर रहा है कि मरीज में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की पूरी रिस्क है। 80 ईयर ओल्ड मरीज में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की पूरी रिस्क है। कौन सा सिम्टम बता रहा है लालो, समझ गए ना लालो? हाँ, लैक्सेटिव। क्या बात है, मतलब ये सवाल आप लोगों ने इतना अच्छे से पढ़ रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सवाल को टिकने ही नहीं दिया भाई। सर बिल्कुल एकदम शॉर्ट, परफेक्ट, बढ़िया टाइमिंग, स्ट्रेट ड्राइव, लंबा छक्का है। ये है मेहनत का कमाल। जब मेहनत लंबी हो ना तो फिर जब मैच में जाओगे ना तो छक्के भी लंबे लंबे लगते हैं। तो मेहनत आपकी बहुत अच्छी है, मेहनत आपकी बहुत लंबी है, और लंबी मेहनत आपको लंबे रिजल्ट देगी। तो यहाँ पे माई स्किन इज ऑलवेज सो ड्राई, उम्र के हिसाब से स्किन ड्राई होती है। ओल्ड एज में ड्राई स्किन इज नॉट ए रिलायबल साइन कि आपको डिहाइड्रेशन हुआ है, ठीक है। दूसरा, यूज ऑपन यस, ये प्रॉब्लम है। मरीज जो है कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या यूज कर रहा है, लैक्सेटिव, और लैक्सेटिव में कोज डायरिया एंड दिस विल लीड टू फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, है कि नहीं। और आई हैव ऑलवेज लाइक टू ड्रिंक ए लॉट ऑफ आइस टी, तो ये तो अच्छी बात है, इससे डिहाइड्रेशन कैसे होगा। ज्यादा आइस टी पी रहे तो मरीज में पानी सही रहेगा, हाइड्रेटेड रहेगा मरीज। और एक लिखा हुआ है कि आई समटाइम हैव ए प्रॉब्लम विद ड्रिबलिंग यूरिन, दैट इज नॉट, बूंद बूंद से डिहाइड्रेशन नहीं होगा, बूंदाबांदी से कभी डिहाइड्रेशन नहीं होता है। तो मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, इट्स लैक्सेटिव फॉर कॉन्स्टिपेशन। अगला प्रश्न है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस हु इज एक्सपीरियंसिंग प्लूराइटिस, which would be the most appropriate nursing intervention। हेपेटाइटिस वाले मरीज को प्लूराइटिस हो रहा है। बड़ा अच्छा सवाल है, सुनिएगा कि जो मरीज को आपने डायग्नोस किया है वो मरीज हेपेटाइटिस का है। जिस मरीज को आपने डायग्नोस किया वो डायग्नोस वाला मरीज तो किसका है, हेपेटाइटिस का है। और हेपेटाइटिस वाला मरीज क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, प्लूराइटिस। तो कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन होगा, हम सजेस्ट करेंगे क्लाइंट को टेक ए वार्म सोवर बीडी, सुबह शाम 2 टाइम गर्म सोवर लेवे, वार्म सोवर लेवे, ये मरीज को हम सजेस्ट करेंगे। दूसरा, ऐड बेबी ऑयल टू द क्लाइंट्स बाथ वाटर, मरीज के बाथ वाटर में बेबी ऑयल ऐड करेंगे। अप्लाई पावर टू द क्लाइंट्स स्किन एंड सजेस्ट ए हॉट वाटर रिंज आफ्टर बाथिंग, बाथिंग के बाद में हॉट वाटर रिंज का मरीज को वहां पे बोलेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इचिंग कम करनी है तो आपका बेहतरीन तरीका क्या होगा, हाउ कैन यू मिनिमाइज द इचिंग। प्लूराइटिस होने का रीजन होता है वो जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो स्किन के अंडर में डिपॉजिट हो जाता है, और जब वो स्किन में डिपॉजिट हो जाता है तो मरीज में बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बढ़ जाने से ऐसा बहुत ज़्यादा इचिंग होने लग जाता है। तो जब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वहाँ पे, ये ज़्यादातर कोलिस्टेसिस की वजह से होता है, कोलिस्टेसिस, प्लूराइटिस कॉज्ड बाय कोलिस्टेसिस। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है ज़्यादातर इचिंग। जो लीवर वाले गड़बड़ वाले मरीज होते हैं इनमें कोलिस्टेसिस होता है, विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है। याद रखना, विटामिन ए की कमी से स्किन की प्रॉब्लम होती है, और विटामिन ए एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, और कोलिस्टेसिस की वजह से फैट सोल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी वहाँ पे कॉमनली अपीयरेंस हो जाती है। तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है कि हम मरीज को सजेस्ट करेंगे वार्म शॉवर, नहीं, इससे और स्किन ड्राई होगी, ये कभी मदद नहीं करेगी स्किन की। वार्म शॉवर बाथ से मरीज को रिलीफ नहीं आएगा। मरीज को रिलीफ तब आएगा जब मरीज को यहाँ पे क्या दिया जाएगा, बेबी ऑयल ऐड किया जाएगा बाथ वाटर में। हम वहाँ पे मरीज में क्या करते हैं, ऐड करते हैं बेबी ऑयल टू द क्लाइंट्स बाथ वाटर। मरीज के बाथ वाटर में, नहाने के पानी में बेबी ऑयल ऐड कर देंगे। जब नहाने के पानी में हम बेबी ऑयल ऐड कर देते हैं तो मरीज की कहानी जो है वो सही दिशा और दशा तय कर लेती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर बी बनेगा। अप्लाई पावर टू द क्लाइंट्स स्किन, पाउडर स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे।
ये जवाब नहीं है, याद रखना। और एक लिखा हुआ है सजेस्ट हॉट वाटर रिंज आफ्टर बाथिंग। हॉट वाटर नहीं होगा, वार्म वाटर नहीं होगा, पाउडर वाउडर अप्लाई नहीं करना है, आपको बेबी ऑयल अप्लाई करना है। बेबी ऑयल से फायदा क्या है, स्किन जो है उसका ड्राइनेस कम होगा, इससे मरीज जो है उसके अंदर जो इचिंग है ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएगी। हालांकि इचिंग ट्रीटेड कब होगी, जब कोलिस्टेसिस ट्रीट होगा और जब मरीज में क्या देखने को मिलेगा, ये विटामिन ए रिप्लेसमेंट हमने कर लिया तो मरीज में डेफिनेटली फायदा ज्यादा अच्छा होगा। रेदर ऑल आर इनकरेक्ट ऑप्शंस। अगला प्रश्न, एक और जबरदस्त प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। सवाल पढ़े, ऑप्शंस को पढ़े, अपना जवाब लिखे। क्लाइंट इज एडमिटेड टू द यूनिट आफ्टर ए cholecystectomy. Montgomery steps are utilized with this client. The nurse is aware that Montgomery steps are utilized on this client because the client is at risk for evisceration. The client will require frequent dressing changes. The straps provide support for drain that are inserted in the incision, and no sutures or clips are used to secure the incision. 4 ऑप्शन है, सवाल को पढ़ें, सभी लोगों को जवाब लिखना है, अपना अपना जवाब लिखना है। और नॉर्थ सेट की तैयारी के लिए कुछ स्पेशल सेशन के बारे में हम सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो क्या आप लोग सभी तैयार हैं? स्पेशल सेशन फॉर स्पेसिफिक नॉर्थ सेट, स्पेसिफिक क्वेश्चन, विद्यार्थियों की कुछ डिमांड पे। तो अगर आप सभी लोग तैयार है, आज शाम से हम इसको प्लान कर सकते हैं। पूरे उत्साहित मन के साथ में अगर आप लोग तैयार है तो हम इसको शाम को प्लान कर सकते हैं। तो एक बार आप सभी बताएं कि क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन स्पेशल सेशन के लिए। स्पेशल सेशन का मतलब है कुछ ऐसा सेशन, कुछ ऐसी स्पेसिफिक क्वेश्चन सेशन जो नॉर्थ सेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर आप सभी लोग तैयार है, आज शाम से हम इसको प्लान कर सकते हैं। शाम को तकरीबन जो है 9:30 बजे के आसपास, 9 या 9:30 बजे। चलिए, तो यहाँ आज अगर टाइम हुआ तो आज शाम से हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, नहीं तो कल पक्का करेंगे स्पेशल समय के साथ में, जो आपको यहाँ पे नोटिफाई हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को तैयार रहना है। आज शाम को, मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को हम इस स्पेशल सेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे। नॉर्थ सेट स्पेसिफिक सेशन कुछ स्पेशल तरीके से, एक ऐसा तरीका जिससे आपको एग्जाम के ऊपर आखिरी वार कराने में मदद हो सके, है ना। तो पूरे उत्साहित मन के साथ में पढ़ें, समझे, सीखे, अपने आप को कॉन्फिडेंट करें। सेशन कब होगा ये आपको हम अपडेट कर देंगे चैनल के थ्रू और क्लास के थ्रू, आपको पता चल जाएगा। अपने आप को कॉन्फिडेंट करें। सवाल का जवाब वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसका आंसर क्या होना चाहिए आप सभी को लिखना है। और आज के सेशन को मैं यहीं पे विराम दूंगा। कल सुबह देखते हैं, जो भी टाइम सेट होगा, शाम को 8 बजे 9 बजे शाम के समय रखेंगे और टाइम मैं अपडेट कर दूंगा। आज आपको टाइम अपडेट हो जाएगा, क्लास जिस भी समय लगी होगी आपको पता चल जाएगा। पर शर्त ये रहेगी कि आप डबल आंकड़े के साथ में जुड़ेंगे। शर्त ये रहेगी कि आपका जो आंकड़ा है वो डबल होना चाहिए। जितने हमारे रसगुल्ले हैं वो डबल नंबर में चाहिए मुझे शाम को सेशन में, तब तो आएगा मजा, है कि नहीं है। तो पूरे उत्साहित मन के साथ में जुड़ना है। और किसी ने बड़ा खूब कहा है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और सौगंध महादेव की, हम पैदा हुए जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं दोबारा एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।